हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक प्रो ए के। हाज़िर हूँ एक नए सेशन के साथ। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फ्री आईपीए के बारे में। फ्री आईपीए क्या है और हम इसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो फ्री आईपीए एक ओपन सोर्स आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि कंबाइन करता है डिफरेंट कोर टेक्नोलॉजीज़ को इनटू वन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म। वो डिफरेंट कोर टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हैं? LDAP डायरेक्टरी 389, Kerberos for single sign-on, certificate authority like DocTech CA, DNS domain name system server like bind with IPA plugins, NTP network time protocol, SSD web UI and CLI tools। अगर हम इस आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन को समझ जाएँ तो हमें फ्री आईपीए को समझना आसान हो जाएगा। सो आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम is the system and processes used to manage who a user is, what they are allowed to access, how they authenticate, how their identity is tracked across the system। आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसे यूज़ किया जाता है मैनेज करने के लिए कि यूज़र कौन है, उन्हें कौन कौन सी एक्सेसेस अलाउड हैं, उन्हें आप अथेंटिकेट कैसे कर सकते हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन को अक्रॉस द सिस्टम ट्रैक कैसे कर सकते हैं। आपके आईटी इन्वायरमेंट में डिफरेंट यूज़र्स होते हैं, हर एक यूज़र की डिफरेंट जेडीज़ होती हैं। सो आपने उन्हें डिफरेंट सिस्टम पे डिफरेंट एक्सेसेस अलाउड की होती हैं। सो इस सारी चीज़ की मैनेजमेंट के लिए जो यूज़ होता है या प्रोसेसेस या जो आपके जो सिस्टम यूज़ होता है उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सो हमारा जो फ्री आईपीए सर्वर है वो बेसिकली यही काम करता है कि आपकी आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम है और ये ओपन सोर्स है। अगर आप फेमिलियर हैं एक्टिव डायरेक्टरी के साथ तो आप इस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो फ्री आईपीए अगर देखा जाए तो एसेंशियली एक एक्टिव डायरेक्टरी फॉर लिनक्स इन्वायरमेंट। विंडोज़ इन्वायरमेंट में आपकी यूज़ होती है एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र की अथेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए, सेंट्रलाइज अथेंटिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो लाइनक्स इन्वायरमेंट में अगर बात की जाए तो वहाँ पे यूज़ होती है हमारे फ्री आईपीए सर्वर। इनकी अगर फीचर्स की बात की जाए तो फ्री आईपीए लाइनक्स इन्वायरमेंट में यूज़ होता है, एक्टिव डायरेक्टरी आपकी विंडोज़ इन्वायरमेंट के लिए। अथेंटिकेशन के लिए दोनों आपके फ्री आईपीए एंड एक्टिव डायरेक्टरी करबरोज का यूज़ करते हैं। डायरेक्टरी कौन सी यूज़ करते हैं? फ्री आईपीए LDAP 389 DS, जबकि आपका एक्टिव डायरेक्टरी एडी DS को यूज़ करता है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी के लिए यूज़ करता है फ्री आईपीए डॉकटैग CA, जबकि एक्टिव डायरेक्टरी एडी CS को यूज़ करता है। DNS की अगर बात की जाए तो फ्री आईपीए के साथ इंटीग्रेटेड बाइंड DNS होता है, जबकि एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो यूज़ करती है माइक्रोसॉफ्ट DNS का। वेब यूआई की अगर बात की जाए तो फ्री आईपीए एंड एक्टिव डायरेक्टरी दोनों आपको वेब यूआई की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। कास्ट की अगर बात की जाए तो फ्री आईपीए फ्री एंड ओपन सोर्स है, जबकि एक्टिव डायरेक्टरी लाइसेंस है पेड वेरिएंट। सो चलते हैं हम अपने लैब में और देखते हैं हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फ्री आईपीए को CentOS 7 पे। मेरे पास ये दो वर्चुअल मशीन्स हैं जिनकी आईपीज़ अगर देखें आप 102, इसको मैं एज ए फ्री आईपीए सर्वर के यूज़ करूँगा, और जबकि ये 104 वाली जो मशीन है मेरे पास वर्चुअल मशीन है, इसको मैं एज ए क्लाइंट यूज़ करने वाला हूँ। प्री रिक्विजिट की अगर बात की जाए तो आपके पास जो वर्चुअल मशीन्स हैं आप जिन्हें आपने एज ए होस्ट एंड क्लाइंट यूज़ करना है, सर्वर एंड क्लाइंट यूज़ करना है, तो दोनों पे आपके होस्ट नेम सेट होने चाहिए। दोनों के दरमियान इंटरनेट नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आपके पास लोकल यम रेपोजिटरीज कन्फिगर नहीं है तो आपके पास दोनों वर्चुअल मशीन पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए। होस्ट फाइल की अगर बात की जाए तो होस्ट फाइल में आपकी एंट्रीज़ होनी चाहिए। सो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को चेक करते हैं। टाइम एंड डेट की बात की जाए तो टाइम एंड डेट जो टाइम जोन है आपके वो प्रॉपर सेट होने चाहिए। टाइम आपका प्रॉपर सेट होना चाहिए प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन के लिए। सो सबसे पहले हम देखते हैं इनका होस्ट नेम। होस्ट नेम की अगर मैं कमांड चलाऊँ यहाँ पे तो ये वर्चुअल मशीन मेरी एज ए सर्वर यूज़ होने वाली है। मैं इसको एज ए सर्वर यूज़ करूँगा तो इसका होस्ट नेम है माई IPA सर्वर डॉट लोकल। साथ ही मैं अगर अपने दूसरी मशीन पे होस्ट नेम चेक करूँ, इसका होस्ट नेम मैंने रखा IPA क्लाइंट डॉट लोकल। सेकेंड चीज़ हमारे पास आ जाती है
होस्ट फाइल, आपके पास या तो लोकली DNS कॉन्फ़िगर होना चाहिए या फिर नेम टू IP एंड IP टू नेम रेजोल्यूशन के लिए आपके पास ETC होस्ट फाइल जो है उसके अंदर एंट्रीज़ होनी चाहिए। तो सेम एंट्रीज़ मैंने क्लाइंट एंड होस्ट सर्वर दोनों वर्चुअल मशीन पे कर दी हैं। ETC होस्ट करते हैं क्लाइंट पे, तो यहाँ पे देखें 172.16.0.104 172.16.0.102 ये दोनों की एंट्रीज यहाँ पे हैं। कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो पिंग करके आप इनकी कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। 16.0.102 ये पिंग कर रही है विद नेम, अगर आप करें क्योंकि ETC होस्ट फाइल के अंदर एंट्रीज हैं तो विद नेम भी ये पिंग करेंगी। टाइम एंड डेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मेरा टाइम जोन एंड टाइम देख लें। ये मेरी क्लाइंट मशीन है एशिया रियाद, इसका टाइम जोन सेलेक्ट है। जबकि अगर मैं अपने सर्वर वाली मशीन पे चलूँ जिसको मैंने एज ए सर्वर यूज़ करना है तो वहाँ पे टाइम डेट CTL, इस पे टाइम डेट हम सेट कर लेते हैं। TZ सेलेक्ट की कमांड अगर आप चलाएं तो ये आपको टाइम जोन प्रॉपर बता देगा कौन सा टाइम जोन आपके इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट है। यहाँ पे मैं करता हूँ 39, तो मेरे इस इन्वायरमेंट के लिए, मेरे इस लोकेशन के लिए एशिया रियाद का टाइम जोन है। तो टाइम जोन को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए कमांड है टाइम डेट CTL सेट -टाइम -जोन टाइम जोन एंड देन टाइम जोन का नाम इंटर करेंगे। टाइम एंड डेट CTL करके वेरीफाई कर लें तो मेरे पास जो टाइम जोन है वो सेट हो चुका है एशिया रियाद। इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात की जाए, मेरे पास लोकली हम रेपोजिटरीज कन्फिगर नहीं है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो उसको चेक कर लेते हैं। google.com इंटरनेट कनेक्टिविटी मैंडेटरी है, आपने पैकेजेस इंस्टॉल करना है, रिक्वायर्ड पैकेजेस जो भी हैं आपके क्लाइंट एंड सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो उसके पास या तो लोकल, उसके लिए आपके पास या तो लोकल यम रेपोजिटरीज कॉन्फ़िगर होनी चाहिए या फिर आपके पास इंटरनेट की एक्सेस होनी चाहिए दोनों वर्चुअल मशीन्स पे। सो हमारी सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो हमारी फुलफ़िल हैं। होस्ट नेम हमारे दोनों वर्चुअल मशीन पे कॉन्फ़िगर हैं। होस्ट फाइल के अंदर एंट्रीज़ हैं। लोकल DNS हमारे पास चूँकि कॉन्फ़िगर नहीं है तो ETC होस्ट फाइल के अंदर हमने एंट्रीज़ कर रखी हैं। दोनों मशीन्स की कनेक्टिविटी आपस में ओके है। टाइम एंड डेट CTL, टाइम एंड डेट की जो सेटिंग है वो हमारे पास प्रॉपर है। टाइम जोन दोनों पे सेट है, टाइम दोनों पे प्रॉपरली कॉन्फ़िगर है। उसके बाद जो स्टेप है वो है रिक्वायर्ड पैकेजेस इंस्टॉल करना। सो पैकेजेस कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं DNS सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इससे पहले एक और चीज़ कि आपकी SC लिनक्स की सेटिंग आपने चेक करनी है, तो गेट इन्फोर्स कर लें। इन्फोर्सिंग है, इसको आप परमिसिव कर लें। सेट इन्फोर्स 0 करेंगे तो ये परमिसिव है। अगर आप इसको परमानेंट करना चाहते हैं तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर चेंजिंग कर लें। सिमिलरली हम अपनी क्लाइंट मशीन पे भी चेक कर लेते हैं। गेट इन्फोर्स परमिसिव इस पे ऑलरेडी सेट हो चुकी है। उसके बाद है पैकेज इंस्टॉल करना। तो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हम पैकेज मैनेजर का यूज़ करेंगे। यम पैकेज मैनेजर, CentOS यूज़ कर रहे हैं तो यम, रेड हैट यूज़ कर रहे हैं तो यम एंड DNF, काली एंड उबंटू अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में APT आप यूज़ करेंगे पैकेज मैनेजर। पैकेजेस की अगर बात की जाए, फ्री IPS सर्वर आपको कोर फ्री IPS सर्वर प्रोवाइड करता है। IPS सर्वर -DNS का जो पैकेज है हमारे पास, ये सेकंड पैकेज, ये DNS इंटीग्रेशन के लिए यूज़ होता है। लाइक बाइंड को ये इंटीग्रेट करता है विद IPA। बाइंड DYNDB-LDAP ये जो पैकेज है ये आपको अलाउ करता है, बाइंड को अलाउ करता है कि वो अपना डेटा स्टोर कर सके LDAP में। फ्री IPA क्लाइंट आपको क्लाइंट के टूल्स प्रोवाइड करता है, लाइक एनरोलमेंट यूटिलिटीज़, SSD,
IPA एडमिन टूल्स की अगर बात की जाए तो ये प्रोवाइड करता है CLI टूल्स फॉर मैनेजिंग यूज़र्स, होस्ट, परमिशंस वगैरह जो भी आपने सेट करनी है, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड टूल्स एंड कमांड्स होती हैं वो IPA एडमिन टूल प्रोवाइड करता है। इंटर करें तो आपके पैकेजेस इंस्टॉल होंगे। सो वेट करते हैं जब तक हमारे पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं और उसके बाद हमने IPA सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। It will take little bit of time, so we'll have to wait for that. साथ ही हम क्लाइंट मशीन को भी देख लेते हैं। क्लाइंट साइड पे कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको जो रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं उन्हें इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो देख लेते हैं कि हमारे कौन से पैकेजेस क्लाइंट साइड पे हमें रिक्वायर्ड होते हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हमने ऑलरेडी फुलफ़िल की है, होस्ट नेम हमने सेट की है, सर्वर के साथ कनेक्टिविटी इसकी ओके है, गूगल की कनेक्टिविटी मीन्स इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमारे पास ओके है, क्योंकि हमारे पास लोकली ही हम रिपोजिटरीज कन्फिगर नहीं है पैकेज इंस्टॉल करने के लिए। टाइम एंड डेट की जो सेटिंग है वो प्रॉपर्ली हमारे पास यहाँ पे सेट है। पैकेजेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें पैकेज रिक्वायर्ड होता है क्लाइंट साइड पे free-IP-client इंटर करते हैं। साथ साथ हमारी दोनों जो वर्चुअल मशीन्स हैं उन पर रिक्वायर्ड पैकेजेस इंस्टॉल होंगे। हमारे सर्वर एंड पे जो पैकेजेस थे रिक्वायर्ड वो इंस्टॉल हो चुके हैं। उसके बाद आ जाती है इंस्टॉलेशन ऑफ IPA सर्वर। IPA free-IPA सर्वर के इंस्टॉलेशन के लिए इंस्टॉलर स्क्रिप्ट को रन करना पड़ता है। उसके लिए आपके पास दो डिफरेंट कमांड्स हैं। पहली कमांड है --- मेक होम डायरेक्टरी एंड जो सेकंड कमांड है हमारे पास --- सेटअप DNS। अगर आप ये चाहते हैं कि free-IP आपके DNS जोन को भी मैनेज करे तो उसके लिए आप IPA इंस्टॉल --- सेटअप DNS की कमांड चला सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप विदाउट मैनेजिंग DNS जोन आप IPA सर्वर को इंस्टॉल करें तो उसमें आप सिंपल IPA सर्वर -install -make होम डायरेक्टरी की कमांड रन कर सकते हैं। अब ये जो -make होम डायरेक्टरी का जो स्विच है एट्रीब्यूट है ये किस लिए यूज़ किया जाता है? बेसिकली हमारे free-IPA का हमने देखा है कि आइडेंटिटी मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर यूज़र कौन है, उसकी अथेंटिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन आपने ओवर द सिस्टम कैसे ट्रैक करनी है और उसको कौन से सिस्टम पे कौन कौन सी एक्सेसेस प्रोवाइड करनी है, उसके लिए यूज़ होता है। तो हम IPA सर्वर को इंस्टॉल करेंगे और हम ये चाहते हैं कि जब हमारा IPA सर्वर इंस्टॉल हो और जब भी कोई हमारा यूज़र लॉगिन करे तो उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट हो जाए। आप सेंट्रली मैनेज कर रहे होते हैं एक सर्वर के साथ। यहाँ पे आपने यूज़र जो क्रिएट करना है आपने सर्वर पे क्रिएट करना है, उस यूज़र को जब भी किसी क्लाइंट पे आपने लॉगिन करना है तो उसकी वहाँ पे होम डायरेक्टरी क्रिएट हो जाए। तो ड्यूरिंग लॉगिन किसी भी यूज़र की होम डायरेक्टरी आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए --- होम डायरेक्टरी का स्विच यूज़ होता है। सो हम चलेंगे हम अपने फर्स्ट वाले ऑप्शन के साथ IPA सर्वर -install make होम डायरेक्टरी। इंस्टॉलेशन के दौरान मे बी वी फेस सम इश्यूज़ एंड एरर्स, सो हम उनको साथ साथ रेक्टिफाई करते जाएंगे। अब ये सबसे पहला जो पूछ रहा है डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर इंटीग्रेटेड DNS बाइंड। अब हमारे पास हम विदाउट DNS कर रहे हैं तो इसको आप कर दें नो। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि सर्वर होस्ट नेम myIPA server.local। अगर आप कंफर्म हैं कि आपका जो होस्ट नेम है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है वो यही है तो आप इसको यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं यार, विदाउट मेंशनिंग इट आप एंटर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपसे ये नेक्स्ट ऑप्शन पूछेगा, सो वेट करते हैं जब तक ये नेक्स्ट स्टेप पे जाता। साथ ही मैं अपनी जो
वर्चुअल मशीन है, इसकी रैम चेक कर लेता हूँ, मेमोरी चेक कर लेता हूँ कि कितनी मैंने रखी है। 1 GB, इसको मैं कर देता हूँ 3 GB एंड ओके। उसके बाद देखें वो पूछ रहा है प्लीज़ कंफर्म द डोमेन नेम, आपका डोमेन नेम क्या है। तो मेरा चूँकि जो होस्ट ने फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम था वो था ipa.server.local, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद से ही वो बता रहा है कि आपका ये है। अगर आपको कंफर्म है तो इंटर प्रेस कर दें। अगर इस आपका डोमेन नेम आपको लगता है कि डिफरेंट है तो उस डोमेन नेम यहाँ पे मेंशन करने के बाद इंटर प्रेस करें। प्लीज़ प्रोवाइड अ रियल एम नेम। ये रियल एम नेम जो है ये कर्ब्रोज की अथेंटिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है और ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में होता है। सो ऑलरेडी अगर आप श्योर हैं कि यही है तो इसको आप इंटर कर दें, अदरवाइज़ आप करेक्ट रियल एम नेम। बेसिकली आपके डोमेन नेम जो भी होता है उसी को आपने कैपिटल अपर केस लेटर में मेंशन करना होता है। इंटर करेंगे। डायरेक्टरी मैनेजर पासवर्ड, अब ये डायरेक्टरी मैनेजर क्या है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपने एक पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड कंफर्म करेंगे, इंटर करेंगे। उसके बाद पासवर्ड मिसमैच, माय बैड। उसके बाद आईपी एडमिन पासवर्ड आपसे पूछेगा। आईपी एडमिन मीन्स कि एक एडमिन यूज़र जिसने आपके आईपी सर्वर को मैनेज करना है उसका पासवर्ड आप प्रोवाइड करेंगे। कंटिन्यू टू कॉन्फ़िगर दिस सेटिंग, ये आपसे सेटिंग पूछ रहा है कि आईपी एड्रेस आपका ये है, डोमेन आपकी ये है, रियल नेम जो है आपका वो ये पूछ रहा है कि कॉन्फ़िगर द सिस्टम विद दीज वैल्यूज़। सो यहाँ पे आप टाइप करेंगे येस। उसके बाद ये कुछ टाइम लेगा कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस इसने करनी है तो उस सारी कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ टाइम लेगा और उसके बाद आपको सक्सेसफुल का जैसे ही ऑप्शन आएगा तो आपका आईपीए सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। उसके बाद जो रिक्वायर्ड सेटिंग्स हैं वो हम नेक्स्ट देखेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बाद। अब इसने एक चीज़ ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन हमसे डिफरेंट जो ऑप्शन पूछ रहा था, इससे फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम पूछा है, रियल एम जो कर्ब्रोज के लिए यूज़ होता है वो इसने पूछा है। उसके बाद इसने डायरेक्टरी मैनेजर का पासवर्ड एंड एडमिन यूज़र का पासवर्ड उसने पूछा है हमसे। सो डायरेक्टरी मैनेजर बेसिकली आपका इज़ सेम लाइक द रूट यूज़र, मोस्ट पावरफुल अकाउंट होता है इंटायर सिस्टम के अंदर, जैसा कि हमारा रूट यूज़र ऑफ द एलडेप डेटाबेस। जो एलडेप सर्विस को हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा फ्री आईपी है डिफरेंट कोर टेक्नोलॉजीज़ को कंबाइन कर रहा है, लाइक आपकी एलडेप, डीएनएस, एनटीपी, वेब यूआई, कर्ब्रोज फॉर सिंगल साइन ऑन। सो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को कंबाइन कर रहा है। तो एलडेप का जो यूज़र है, जो रूट यूज़र होगा, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्टरी मैनेजर। आपने एलडेप की कोई भी सेटिंग को मॉडिफाई करना है, आईपीए की जो एक्सेसेस हैं उनको बाईपास करना है, एलडेप के डेटा आपका करप्ट हो गया है उसको फिक्स करना है, रीसेट करना है, तो ये सारे काम जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो टास्क हैं आपके एलडेप के रिलेटेड, तो उनको परफॉर्म करने के लिए आपका जो यूज़र यूज़ होता है वो है डायरेक्टरी मैनेजर आपका यूज़र होता है, लाइक का रूट यूज़र ऑफ द सिस्टम। आपके जैसे लाइनक्स में रूट यूज़र है जो सारी जिसके पास मैक्सिमम प्रिविलेजेस होती हैं, तो सेम लाइक कि आपके एलडेप के लिए, एलडेप के मैनेजमेंट के लिए जो यूज़र होता है उसे डायरेक्टरी मैनेजर कहते हैं। जो आपका एडमिन यूज़र है वो बेसिकली आपके फ्री आईपीए का एडमिन यूज़र है।
जो आपका एलडेप यूज़र है बेसिकली इनसाइड फ्री आईपी एलडेप डायरेक्टरी के अंदर होता है, उसके पास एज कर ब्रोज प्रिंसिपल्स होते हैं, कैन लॉग इन टू द वेब यूआई, या आपने अपने फ्री आई पी जो सर्वर है उसको लॉग इन करना है, उसको मैनेज करना है, उसके थ्रू अपने यूज़र क्रिएट करने हैं, पॉलिसीज़ बनानी है, रूल्स बनाने हैं, एक्सेसेस अलाउ जो करवानी है, तो वो सारी आपने एक एडमिन यूज़र के थ्रू करवानी है। तो वो एडमिन यूज़र जो है आपका आईपीए के लिए, फ्री आईपीए सर्वर के लिए जो है जो आपका यूज़र होता है वो है आपका एडमिन यूज़र, उसका पासवर्ड हमने दिया था। जबकि जो डायरेक्टरी मैनेजर है आपका, अगर उसकी बात की जाए तो डायरेक्टरी मैनेजर आपका बैकएंड के आपकी जो 389 डायरेक्टरी सर्वर जो चल रहा है एलडेप की जो सर्विस है आपकी, जो सर्वर चल रहा है आपके फ्री आईपीए में, तो ये उसके लिए है। आपके नॉर्मल जो 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 टास्क हैं, जैसे कि आपने यूज़र क्रिएट करना है या परमिशंस असाइन करनी है, फ्री आईपीए को मैनेज करना है, कोई भी मैनेजमेंट टास्क करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करना है फ्री आईपीए के रिलेटेड, तो वो एडमिन यूज़र ने करना है। अगर आपने एलडेप को मैनेज करना है, उसका कोई अगर डेटा करप्ट हो जाता है, एंट्रीज़ अगर उसकी मिस हो जाती हैं तो उनको करेक्ट करना है, रीसेट करना है, तो एलडेप की मैनेजमेंट के लिए आपका यूज़र यूज़ होता है वो है डायरेक्टरी मैनेजर। सो वेट करते हैं जब तक हमारी कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट होती हैं। ये जितने भी पैकेजेस हैं आपके, ये हमने यम इंस्टॉल से जो पैकेजेस इंस्टॉल किए थे, और उसके बाद हम ये जो फ्री आईपीए सर्वर का जो इंस्टॉलर स्क्रिप्ट हमने रन किया है, फ्री आईपीए आईफन आईफन सर्वर आईफन आईफन इंस्टॉल विद आईफन आईफन मेक होम डायरेक्टरी के जो कमांड के साथ हमने इंस्टॉलर स्क्रिप्ट रन किया, जो ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस आपकी कर रहा है, तो वो आपके एलडेप को कॉन्फ़िगर करता है, करब्रोज को कॉन्फ़िगर करता है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी डॉग टैग उसको कॉन्फ़िगर करता है, आपके ऑप्शनली कॉन्फ़िगर करता है डीएनएस को। अगर आप डीएनएस को जोन्स को मैनेज करना चाह रहे हैं तो फिर आपने स्विच यूज़ करना होता है हाइफन हाइफन सेटअप जोन। आपके एनटीपी को कॉन्फ़िगर करता है, वेब यूआई को एनेबल करता है, और उसके बाद डिफ़ॉल्ट रीएलएम उसको क्रिएट करता है। ये साथ साथ सारी जो कॉन्फ़िगरेशन ये कर रहा है, तो साथ साथ वो यहाँ पे डिस्प्ले भी कर रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो क्रिएटिंग एन एनएमएस प्रिंसिपल स्टार्टिंग द केडीसी करब्रोज टिकट जो हैं करब्रोज उनको कॉन्फ़िगर कर रहा है, स्टार्टिंग के एडीएम, इसी तरह आईपीए कस्टोडिया, डिफरेंट जितनी भी सेटिंग्स जो रिक्वायर्ड होती हैं आईपीए सर्वर के लिए, जो बेसिकली जो कमांड है हमारी आईपीए सर्वर इंस्टॉल आईफन आईफन मेक होम डायरेक्टरी या आईफन आईफन सेटअप डीएनएस, ये जो हमारी कमांड है ये इंस्टॉलर स्क्रिप्ट है हमारा, वो जितने भी रिक्वायर्ड पैकेजेस एंड कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं उन्हें इंस्टॉल करता है। नॉट पैकेजेस, जितनी भी रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशंस एंड डिपेंडेंसीज होती हैं आईपीए सर्वर के लिए उन्हें इंस्टॉल करता है। होपफुली ये सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर होगा, और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि हम कैसे ऑथेंटिकेशन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और कैसे यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं वेब यूआई पे।
ये जितने भी इसने ड्यूरिंग द इंस्टॉलर स्क्रिप्ट जब हमने रन किया था तो उसने कुछ ऑप्शन पूछे थे हमसे, जैसे कि डोमेन नेम, FQDN फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, रियल नेम। तो ये आप विद द सिंगल कमांड भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लाइक जब आप इंस्टॉलर स्क्रिप्ट चलाते हैं IPA सर्वर -install -make होम डायरेक्टरी की -setup DNS की जो कमांड आप चलाते हैं, तो उसके साथ ही आप जो नेम है ये आप मेंशन कर सकते हैं। आप डोमेन नेम, रियल नेम जो है उसको मेंशन कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। DNS के साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए जो इसकी डॉक्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप गाइड है वो मेरे गिटहब अकाउंट पे मौजूद है। मैं उसकी जो लिंक है उसका वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो प्रैक्टिकली आप उसको लैब इन्वायरमेंट में परफॉर्म भी कर सकते हैं। जितने भी स्टेप्स हैं आपके ये सेम है आपके CentOS पे एंड रेड हैट पे। एंड वन मोर थिंग कि मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप अपनी कॉन्फ़िगरेशंस करें किसी भी सिस्टम पे, कि कोई एक वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो आप अपनी मशीन का जो है ना यहाँ से स्नैपशॉट ले लिया करें, ताकि अगर आपको अपनी सेटिंग्स को रिवर्ट करना पड़े, आपको वापस एक फ़्रेश मशीन चाहिए, या जो लास्ट स्टेट में जो मशीन आपकी जहाँ पे थी उस स्टेट में अगर आपको मशीन चाहिए, तो फिर वहाँ से आप उस स्नैपशॉट से रिकवर कर सकते हैं। जब भी आप किसी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के अंदर चेंजिंग करें तो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल का आप हमेशा बैकअप ले लिया करें। IPA server.dns मैनेजमेंट, क्योंकि हमने DNS के साथ नहीं किया तो शायद उसका कुछ एरर दे रहा है नहीं। और जैसे ही ये इंस्टॉलेशन इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद हम फिर इसकी नेक्स्ट जो रिक्वायर्ड सेटिंग्स हैं या जो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजिंग हमने करनी है वो करेंगे। और प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि हम कैसे सर्वर पे हम यूज़र क्रिएट करेंगे और कैसे हम उसको लॉगिन कर सकते हैं क्लाइंट पे। उसके बाद ये देखें हमारा सक्सेसफुली जो IPA सर्वर था वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब वो कह रहा है कि नेक्स्ट स्टेप्स कंप्लीटेड। नेक्स्ट स्टेप्स में वो कह रहा है कि आपने ये वाली जो पोर्ट्स हैं, अगर आपकी फायरवॉल इनेबल है तो उसके अंदर आपने फायरवॉल रूल्स में ये अलाउ करवाना है। उसके बाद अगर सेकंड स्टेप देखें आप तो यू कैन ऑब्टेन अ Kerberos टिकट यूजिंग कमांड। अब जो ऑथेंटिकेशन करता है आपका IPA सर्वर तो वो Kerberos के थ्रू करता है, तो उसके लिए आपको Kerberos टिकट की रिक्वायर्ड होता है उसके लिए। तो उसकी कमांड यहाँ पे बता रहा है कि इस के थ्रू आपने टिकट जनरेट करना है, और उसी टिकट के थ्रू ही जो आपका जो यूज़र हैं या जो आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिफिकेशन करता है आपका IPA सर्वर, तो उस Kerberos टिकट के थ्रू करनी है उसने। सो हम फायरवॉल अपनी चेक कर लेते हैं। फायरवॉल हमारी रनिंग है और उसके अंदर ये रूल्स ऐड हैं या नहीं है। सिस्टम CTL स्टेटस फायरवॉल D की सर्विस हमारी एक्टिव एंड रनिंग है। अगर आपने ये रूल्स देखने हैं या सर्विसेज देखनी है अलाउड हैं या नहीं, तो उसके लिए फायरवॉल CMD -list -all की अगर कमांड चलाएं तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो सर्विसेज के अंदर सिर्फ SSH DHCPv6 क्लाइंट, ये दो सर्विसेज हमारे पास अलाउ हैं। सो हम अपनी सर्विसेज को अलाउ कर लेते हैं। आप पोर्ट्स ओपन कर सकते हैं या यहाँ से सर्विसेज को अलाउ कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड रन करते हैं फायरवॉल CMD -FN परमानेंट चेंजिंग के लिए होता है। -ऐड सर्विस का जो स्विच है, जो भी सर्विस आपने अलाउ करवानी हो, अगर सिंगल सर्विस है तो आप उसको विदाउट कर्ली ब्रेसेस मेंशन कर सकते हैं। मल्टीपल सर्विसेज अलाउ करवानी है तो उनको आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेंशन कर सकते हैं। इंटर करेंगे, उसके बाद आपने करना है फायरवॉल को रीलोड। फायरवॉल -CMD -रीलोड।
फिर से अगर हम सर्विसेज को चेक करें तो ये देखें हमारी सारी जितनी भी सर्विसेज थी वो यहाँ पे अलाउ हो चुकी हैं। उसके बाद आपने करना है इनेबल ऑटोमेटिक होम डायरेक्टरी क्रिएशन। आप अगर ये चाहते हैं कि जब भी एक आईपी यूज़र लॉगिन करे किसी भी लिनक्स क्लाइंट पे पहली दफ़ा तो वो उसकी होम डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली क्रिएट करे, परमिशंस उस पर करेक्टली सेट कर दे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो विदाउट दिस आईपीए यूज़र कैन नॉट लॉग इन अनलेस यू मैनुअली क्रिएट द होम डायरेक्टरी। जब भी ये मेरा क्लाइंट है और यहाँ पे मैंने अपने यूज़र को क्रिएट किया है इस फ्री आईपीए सर्वर पे, क्योंकि ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो अपने जितने भी यूज़र्स हैं जिन्हें आपने परमिशंस एक्सेस प्रोवाइड करनी है, जिन्हें आपने मैनेज करना है, तो वो सारे क्रिएट होंगे आपके फ्री आईपीए सर्वर्स पे। आपने उनकी होम डायरेक्टरी अगर ये मेरा क्लाइंट है और मेरे पास 10 मोर क्लाइंट मशीन्स हैं जिन्हें मैंने एक्सेस प्रोवाइड करवानी है इस फ्री आईपीए सर्वर पे, तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मेरा कोई यूज़र इस लाइनक्स वाले क्लाइंट पे लॉगिन करे तो उसकी होम डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। अगर होम डायरेक्टरी क्रिएट नहीं होगी तो आपका यूज़र लॉगिन नहीं कर सकेगा जब तक आपने मैनुअली उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट ना की हो। तो उसके लिए कमांड है auth config enable home directory -- अपडेट। उसके बाद हमने करना है जनरेट टिकट फॉर आईपीए सर्वर। करब्रोज टिकट जनरेट करना है एडमिन यूज़र के लिए। वो हमने देखा था कि वो उसने init एडमिन की जो कमांड थी उसने जब भी इंस्टॉलर स्क्रिप्ट हमारा कंप्लीट हुआ तो उसने ऑप्शन सजेशंस ये प्रोवाइड भी की थी कि आप इसके थ्रू करब्रोज टिकट जनरेट कर सकते हैं एडमिन यूज़र के लिए। पासवर्ड फॉर एडमिन यूज़र, यहाँ पे आपने उस एडमिन यूज़र का पासवर्ड देना है जो हमने ड्यूरिंग द इंस्टॉलर स्क्रिप्ट हमने 2 पासवर्ड दिए थे 2 यूज़र के लिए, एक जो हमारा डायरेक्टरी मैनेजर था उसके लिए एंड देन एक एडमिन यूज़र के लिए उसने पासवर्ड पूछा था। तो ये पासवर्ड आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है एडमिन यूज़र के लिए। के लिस्ट की कमांड चलाएं तो आपको जो एडमिन यूज़र के लिए करब्रोज टिकट जनरेट हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। वैलिड स्टार्टिंग एक्सपायर सर्विस प्रिंसिपल, तो बता रहा है कि आपका जो टिकट है कब जनरेट हुआ है, उसका टाइम क्या है और एक्सपायर कब हो रहा है, यानी कि मीन्स उसने 24 आवर्स के लिए उसने करब्रोज टिकट हमारे एडमिन यूज़र के लिए प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद अगर आप ये चेक करना चाहते हैं आईपीए सर्वर का स्टेटस तो आपने IPA-CTL की कमांड स्टेटस स्विच के साथ आपने इंटर करनी है। तो आपके पास डिफरेंट जो सर्विसेज हैं वो आपके पास शो हो जाएंगी और ये सारी सर्विसेज आपके पास रनिंग में होनी चाहिए। डायरेक्टरी सर्विस KRB5 KDC सर्विस जो है, के एडमिन सर्विस जो है, ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये सारी सर्विसेज आपके पास रनिंग में होनी चाहिए। तो उसने आखिर पे ये आउटपुट डिस्प्ले भी की है, द IPA-CTL कमांड वाज सक्सेसफुल। जैसे ही आपकी ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो वो सक्सेसफुल का, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होती तो फिर वो एरर का मैसेज यहाँ पे जनरेट करेगा। किसी सर्विस को अगर आपने रीस्टार्ट करना है तो सेम कमांड IPA-CTL रीस्टार्ट एंड देन सर्विस का नेम आप मैं अगर इस सर्विस को रीस्टार्ट करना चाह रहा हूँ NTPD सर्विस को, तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूँगा IPA-CTL रीस्टार्ट एंड देन सर्विस का नाम, तो ये सर्विस मेरी रीस्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद कुछ जनरल सेटिंग्स आपने करनी है। आप ये चाहते हैं कि जब भी आपका यूज़र आप क्रिएट करें उसका जो डिफ़ॉल्ट शेल हो तो वो बिन बैश हो, उसके लिए आप कमांड रन करेंगे IPA कन्फिग मोड कन्फिग्रेशन मोड -- डिफ़ॉल्ट शेल, ये स्विच यूज़ करेंगे और आगे शेल का नेम आप प्रोवाइड करेंगे। उसने आपको एक आउटपुट जनरेट करके दे दी है कि मैक्सिमम यूज़र नेम की जो लेंथ है वो 32 करैक्टर्स की होगी, होम डायरेक्टरी होम होगी, डिफ़ॉल्ट शेल ये होगा। तो ये सारे उसका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र ग्रुप है, ये जब आप IPA सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो आपका IPA यूज़र और ग्रुप्स हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। ये डिफरेंट सेटिंग्स आपको बता रहा है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट में। उसके बाद
हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक यूज़र को। मैं अगर आपको यहाँ पे कमांड रन के दिखाऊँ, आईडी यूज़र 1 करूँ तो मेरे पास यहाँ पे यूज़र 1 के नाम से कोई यूज़र नहीं है। यूज़र 2 अगर मैं यहाँ पे करूँ तो कोई यूज़र नहीं है। सो यहाँ पे आईडी IPA यूज़र 1 करके नाम से देखते हैं, ताकि हमें कन्फ्लिक्ट ना हो कि हमारे पास लाइनक्स का नॉर्मल यूज़र भी यहाँ पे अवेलेबल हो IPA यूज़र 1 के नाम से। तो मेरे क्लाइंट पे ये यूज़र अभी मौजूद नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस यूज़र को क्रिएट करूँ अपने इस IPA सर्वर पे, और जब भी मैं ये यहाँ पे इस क्लाइंट पे लॉगिन करूँगा तो उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट हो जाए, उस पर जो मैंने परमिशन अपने सर्वर पे सेट की होंगी वो परमिशन इस पर अप्लाई हो जाएंगी। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए कमांड होती है IPA यूज़र -add, देन यूज़र का नेम ऑफ द यूज़र IPA यूज़र ऐड IPA यूज़र 1। अब ये आपसे पूछेगा फर्स्ट नेम, मैं इसका फर्स्ट नेम दे देता हूँ IPA, लास्ट नेम इससे यूज़र 1 के नाम से दे सकता हूँ। ये आप सिंगल कमांड में भी दे सकते हैं। जैसे ये यूज़र क्रिएशन की कमांड आप चला रहे हैं IPA यूज़र ऐड, तो यहाँ पे -, फर्स्ट -, लास्ट का आप जब से यूज़ करेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड नेम आप इसका जो प्रॉम्प्ट कर रहा है वो आप डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे इसने एक यूज़र क्रिएट कर लिया, यूज़र लॉगिन देखें, यूज़र 1 फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, फुल नेम उसका, वो सारी जो इसका शेल था, डिफ़ॉल्ट शेल देखें, हमने बिन बैश सेलेक्ट किया था तो वो उसने सेट कर लिया है। यूज़र आईडी, ग्रुप आईडी, पासवर्ड अभी तक हमने सेट नहीं किया तो वो फॉल्स बता रहा है। तो पासवर्ड सेट करने के लिए हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे IPA यूज़र मोड, IPA यूज़र -मोड। मोड के लिए हम क्या चीज़ कर रहे हैं, -, पासवर्ड, और पासवर्ड कौन से यूज़र का चेंज करें, IPA यूज़र 1। इंटर करेंगे, आपसे पासवर्ड पूछेगा। अभी ये देखेंगे अकाउंट डिसेबल्ड फॉल्स, अकाउंट आपका एक्टिव हो चुका है, पासवर्ड आपका ट्री हो चुका है। पहले अगर देखें तो पासवर्ड यहाँ पे क्या आ रहा था, फॉल्स आ रहा था। उस सेम कमांड से आप पासवर्ड इसका चेंज भी कर सकते हैं। अगर दोबारा आप पासवर्ड चेंज करना चाहें तो IPA यूज़र मॉडिफिकेशन की जो कमांड है उसको रन करेंगे, पासवर्ड देंगे, यूज़र का नाम देंगे, उसका पासवर्ड सेट करेंगे। सो चलते हैं हम अपने क्लाइंट मशीन पे, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो देख लेते हैं कि क्लाइंट एंड पे आप क्या कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। होस्ट नेम हमने सेट कर लिया था, होस्ट फाइल के अंदर एंट्रीज़ कर ली थी, टाइम एंड डेट को सेट कर लिया था, रिक्वायर्ड पैकेजेस को हमने इंस्टॉल कर लिया था। सो उसके बाद क्लाइंट इंस्टॉलर स्क्रिप्ट हमने रन करना है। जैसे हमने वहाँ पे सर्वर इंस्टॉलर स्क्रिप्ट रन किया था तो यहाँ पे हम इंस्टॉलर स्क्रिप्ट रन करेंगे, किसके लिए, क्लाइंट के लिए। IPA क्लाइंट इंस्टॉल -, में एक होम डायरेक्टरी। अब यहाँ पे वो कह रहा है प्रोवाइड द डोमेन नेम ऑफ़ योर IPA सर्वर। तो यहाँ पे आपने एग्जांपल के तौर पे वो कह रहा है example.com। तो हमारा सर्वर का जो डोमेन नेम है, आप होस्ट नेम CTL की कमांड चलाएं यहाँ पे तो आप कंफर्म कर सकते हैं। होस्ट नेम की कमांड चलाई तो मेरा जो डोमेन नेम है वो क्या है, server.local। तो मैं यहाँ पे क्या प्रोवाइड करूँगा, अपना डोमेन नेम प्रोवाइड करूँगा। इसको कॉपी कर लें, server.local, एंटर करें, प्रोवाइड द IPA सर्वर नेम। अब पूरा जो हमारा सर्वर का होस्ट नेम है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, उसको हम मेंशन करेंगे यहाँ पे, एंटर करेंगे। उसके बाद प्रोसीड विद दिस फिक्स वैल्यूज़ एंड नो DNS डिस्कवरी। अब DNS क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया तो उसकी डिस्कवरी के बगैर वो कह रहा है आप करना चाहते हैं, यहाँ पे आप करें यस। वो कुछ वैल्यूज़ दे रहा है, आपका रियल नेम देखें, server.local ही हमारे उस सर्वर का रियल नेम है। मुखरबरोज़ का जो टिकट जनरेट किया था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका रियल नेम जो था यहाँ पे आ गया है।
आईपी सर्वर का जो नेम था फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया ड्यूरिंग इंस्टॉलर स्क्रिप्ट। उसके बाद हमने प्रोवाइड किया था डोमेन नेम एंड फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। उसके बाद वो कह रहा है कि कंटिन्यू टू कॉन्फ़िगर द सिस्टम विद दीज वैल्यूज़। सो हम यहाँ पे करेंगे यस। यूज़र अथराइज टू इनरोल कंप्यूटर यस। इस सिस्टम के लिए कौन सा यूज़र अथराइज है? सो एडमिन यूज़र हमने क्रिएट किया था, एडमिन यूज़र क्रिएट था, उसका हमने पासवर्ड सेट किया था। एडमिन यूज़र को हमने यहाँ पे एक्सेस देनी है, अलाउ करवाना है। इंटर करेंगे, उसका कह रहा है कि पासवर्ड आप इंटर करें, तो सो पासवर्ड जो था हमारा वो इंटर करते हैं। अब जो भी रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो करेगा। उसके बाद उसने बताया हमें द IPA क्लाइंट इंस्टॉल कमांड वाज सक्सेसफुल। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ ID करके IPA यूज़र 1 करूँ तो मेरे पास यहाँ पे यूज़र देखें यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। ये यूज़र मेरे पास यहाँ पे लोकली, अगर पहले मैं आपके इस कॉन्फ़िगर करने से पहले की अगर आउटपुट दिखाऊँ तो यहाँ पे ID IPA यूज़र 1 नो सच यूज़र कह रहा था। उसके बाद हमने यूज़र को क्रिएट किया सर्वर पे, और ये जो हमारा क्लाइंट है इसको हमने ऑथराइज़ कर लिया अपने सर्वर के साथ। IPA यूज़र 1 हमने क्रिएट किया था। अगर इसकी आप UUID एंड ग्रुप IDs को देखें यहाँ पे तो ये सेम वही हैं जो आपने यहाँ पे क्रिएट की थी। हमने IPA यूज़र क्रिएट किया था। IPA यूज़र फाइंड की अगर मैं आपको कमांड से दिखाऊं तो जो यूज़र हमने यहाँ पे क्रिएट किया था उसको आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे। जब भी आपने कोई यूज़र सर्च करना हो तो उसके लिए कमांड होती है IPA यूज़र फाइंड, यूज़र का नाम IPA यूज़र 1 हमने क्रिएट किया था। इसकी UUIDs एंड GIDs आप देख लें। यहाँ पे अकाउंट डिसेबल्ड फाज लिखा हुआ है, इसको ये ना समझें कि अकाउंट डिसेबल हुआ। डिसेबल्ड फाज मीन्स कि अकाउंट एक्टिव है हमारा। इसकी UUID यहाँ पे देखें और इस क्लाइंट पे अगर देखें तो इसकी UUIDs सेम है। अगर आप इसको लॉगिन करना चाहें SU-IPA यूज़र 1 में करूं, इससे पहले एक चीज़ आपको दिखा लेता हूं। CD होम LS में अगर करूं तो यहाँ पे देखें IPA यूज़र 1 जो हमने क्रिएट किया था सर्वर पे, उसकी यहाँ पे होम डायरेक्टरी नहीं है। जब भी हमने इंस्टॉलर स्क्रिप्ट रन किया था और उसके बाद हमने -- में एक होम डायरेक्टरी की कमांड चलाई थी, और उसके बाद जब हमने इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई थी तो हमने एक कमांड चलाई थी ऑटोमेटिक यूज़र होम डायरेक्टरीज क्रिएशन के लिए। ये जो कमांड है 88, ये देखें हमने ये इनेबल किया था कि आपकी जब भी कोई यूज़र आपके IPA यूज़र आपके IPA क्लाइंट पे लॉगिन करे तो उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट हो जाए। सो अभी तक तो हमारे पास IPA यूज़र की होम डायरेक्टरी नहीं है। मैं ID करके IPA यूज़र 1 करता हूँ तो ये यूज़र मेरे पास अवेलेबल तो है, लेकिन इसकी होम डायरेक्टरी नहीं है। होम डायरेक्टरी इसकी कब क्रिएट होगी? जब भी ये किसी IPA क्लाइंट पे लॉगिन करेगा। मेरे पास अगर 10 मोर क्लाइंट्स हैं और सेम ये यूज़र IPA का 1 यूज़र जो है वो लॉगिन करेगा उन क्लाइंट्स पे, तो उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। सो स्विच -IPA यूज़र 1 में अगर करूँ तो ये देखें यहाँ पे इसने क्या आउटपुट दी है, क्रिएटिंग होम डायरेक्टरी फॉर IPA यूज़र 1। तो यूज़र लॉगिन भी हो गया है और साथ इसकी होम डायरेक्टरी भी क्रिएट हो गई है। और यहाँ पे ये देखें IPA यूज़र 1, यहाँ पे आपके होस्ट का नाम और इसकी जो यूज़र की टाइप है, लाइक नॉर्मल यूज़र है ये हमारे पास। अगर मैं इसको sudo su करूँ तो जब भी ये फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा तो
क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपने इसकी पासवर्ड देना है। यहाँ पे इसका मैं पासवर्ड इंटर करता हूँ। अब ये जो हमने पासवर्ड सेट किया था IPA यूज़र मोड कमांड से सर्वर के एंड पे, तो वो वन टाइम पासवर्ड था। लाइक आपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे यूज़र ने पासवर्ड को चेंज करना होता है, तो करंट पासवर्ड यहाँ पे देगा, न्यू पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे। कंफर्म करेंगे। अब क्योंकि हमने सूडो प्रिविलेजेस के साथ इसको लॉगिन करना है, पासवर्ड उसके चेंज हो गया, लेकिन सूडो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसको परमिशन दी हुई। तो ये यूज़र की जो परमिशन हैं, ये सूडो, जैसे हम सूडो नॉर्मल लिनक्स की अगर बात की जाए, लिनक्स इन्वायरमेंट की बात की जाए, तो उसमें हम सूडो प्रिविलेजेस ETC के अंदर जो सूडो फाइल होती है उसके अंदर हमने प्रिविलेजेस डिफ़ाइन करनी होती हैं। तो सिमिलरली हमने जो IPA यूज़र है इसकी जो प्रिविलेजेस हैं या जो इसकी एक्सेसेस हैं अलाउड करवानी है, वो हमने रोल्स के थ्रू करवानी होती हैं। हम रोल्स क्रिएट करते हैं, उन रोल्स को अप्लाई करते हैं। आप होस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, ग्रुप पे अप्लाई कर सकते हैं, आप सिंगल यूज़र पे अप्लाई कर सकते हैं। रोल्स को आप ये अलाउ कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र कौन सी मशीन पे एक्सेस कर सकता है, उसको कौन सी कमांड्स चलाने की एक्सेस है। उससे ये सारी चीज़ें IPA जो सर्वर है उसके सूडो रोल्स के अंदर डिफ़ाइन की जाती हैं। वो भी हम नेक्स्ट देखते हैं। करंटली हमारा ये था कि हमने IPA सर्वर को इंस्टॉल किया, रिक्वायर्ड पैकेजेस इंस्टॉल किए, IPA सर्वर का जो इंस्टॉलर स्क्रिप्ट था वो चलाया, उसके अंदर जो भी रिक्वायर्ड सेटिंग थी वो हमने प्रोवाइड की। उसके बाद हमने IPA सर्वर पे एक यूज़र क्रिएट किया जो कि हमारी क्लाइंट पे मौजूद नहीं था, और फिर हमने IPA क्लाइंट की जो कॉन्फ़िगरेशन थी, जो हमारे सेटअप था वो उसको कंप्लीट किया, और उसके बाद हमने क्लाइंट पे उस यूज़र को लॉगिन किया, तो उसकी होम डायरेक्टरी भी क्रिएट हो गई। उसके बाद अगर आप इसके GUI की बात करें तो IPA सर्वर आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। अगर आप विद इन द वर्चुअल मशीन्स हैं, क्योंकि हमने ETC होस्ट जो फाइल है उसके अंदर सेटिंग कर रखी है, तो मैं अगर आपको अपनी मशीन पे लेके चलूँ और यहाँ पे मैं ब्राउज़र पे जाऊँ, ब्राउज़र पे जाने के बाद इसका जो वेब UI जो प्रोवाइड करवाता है हमें फ्री IPA सर्वर, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उन्हीं VMs पे जहाँ पे हमने होस्ट किया हुआ है, कॉन्फ़िगर किया हुआ अपने IPA सर्वर एंड क्लाइंट को। तो ब्राउज़र ओपन करेंगे, ब्राउज़र में हमने इसका IP एड्रेस मेंशन करना है, या फिर आप चूँकि हम इसी वर्चुअल मशीन के ऊपर हैं तो हमने इसकी होस्ट फाइल के अंदर IP टू नेम रेजोल्यूशन के लिए एंट्री भी की हुई है, तो उसके लिए आप विद नेम भी सर्च कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे TPS, मेरा जो सर्वर है उसकी IP 172.16.0.102, माई बैड्स 172.16.0.102 इंटर करेंगे। यहाँ पे आपके पास इसका GUI ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और हमने दो यूज़र उनकी बात की थी, एक डायरेक्टरी मैनेजर है ना एक एडमिन यूज़र। जो एडमिन यूज़र है वो आपके IPA फ्री IPA जो सर्वर है उसकी मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। आपने रूल्स क्रिएट करना है, यूज़र क्रिएट करना है, जितनी भी आपने मैनेजमेंट करनी है विद रिस्पेक्ट टू आपके जो टास्क हैं IPA सर्वर के, उनके अगर आपने अपने LDAP की जो डेटाबेस है उसके अंदर या LDAP की सर्विसेज के लिए या LDAP की कॉन्फ़िगरेशन के लिए चेंजिंग के लिए मॉडिफिकेशन करनी है, तो उसके लिए आपके लिए आप यूज़ करेंगे डायरेक्टरी मैनेजर जो यूज़र है उसको। तो यहाँ पे आप देंगे पासवर्ड, सो ये देखें हमारे पास इसका GUI ओपन हो चुका है। इस GUI को मैंने ओपन किया अपनी सेंट्रस की वर्चुअल मशीन पे, सेम मशीन पे जहाँ पे हमने सर्वर एंड क्लाइंट को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। सो इस नेटवर्क के अंदर जो भी इस नेटवर्क के अंदर है 172.16.0.0 वाले नेटवर्क के अंदर जो भी वर्चुअल मशीन होगी उस पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी है कि उसकी होस्ट फाइल के अंदर आप एंट्री लाजमी कर लें IP टू नेम एंड नेम टू IP रेजोल्यूशन के लिए। तो इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। करंटली आपके पास देखें मेरे पास दो यूज़र थे, एडमिन एंड
जो आईपी यूज़र हमने क्रिएट किया वो नज़र आ रहे हैं। होस्ट के अंदर में अगर होस्ट पे क्लिक करूँ तो जितने जो होस्ट मशीन है मेरा, देखें होस्ट सर्वर है ना होस्ट क्लाइंट, करंटली मेरे पास एक सर्वर है और क्लाइंट ने उसको ज्वाइन किया हुआ है, तो वो दोनों मेरे वर्चुअल मशीन हैं, जो मेरे क्लाइंट एंड सर्वर हैं, दोनों होस्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं। सर्विसेज की बात यहाँ पे आएंगे तो डिफरेंट सर्विसेज आपको नज़र आएंगी, डॉक टैग, HTTP, LDAP की सर्वर, ये सर्विसेज चल रही हैं। ग्रुप्स की अगर बात की जाए तो जो डिफ़ॉल्ट ग्रुप्स आपके बनते हैं, एडमिन ग्रुप बना है, एडिटर्स है, IPA यूज़र के नाम से, ट्रस्ट एडमिन के नाम से डिफरेंट ग्रुप्स हैं। उसके बाद आप यहीं से यूज़र को भी क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हैं। पॉलिसीज़ के अंदर अगर आप जाएँ तो डिफरेंट पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकते हैं। रूल्स यहाँ पे आप बनाना चाहते हैं, कोई रूल ऐड करना चाहते हैं, लाइक आप एक IPA यूज़र को प्रिविलेजेस असाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐड के बटन पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी रूल का नेम होगा तो उस रूल को आप यहाँ से ऐड करते जाएंगे। जो भी डिफ़ॉल्ट ग्राफिकल सेटिंग्स हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप इसको ग्राफिकली भी मैनेज कर सकते हैं, आप इसको कमांड लाइन पे भी मैनेज कर सकते हैं। सो अगर मैं इसको विंडोज़ होस्ट पे मैनेज करना चाहूँ तो मेरे पास विंडोज़ होस्ट के अंदर फ़ाइल होती है ETC के अंदर, जैसे हमने नॉर्मली लिनक्स में हमारे पास फ़ाइल होती है नेम टू IP एंड IP टू नेम रेजोल्यूशन के लिए फ़ाइल होती है ETC होस्ट, तो ऐसे ही मेरे पास विंडोज़ के अंदर भी एक फ़ाइल होती है विंडोज़ सिस्टम 32 ड्राइवर्स एंड ETC के अंदर हमारे पास एक फ़ाइल होती है। अगर मैं यहाँ पे चलूँ C पे तो यहाँ पे मैं आपको वो फाइल दिखा सकता हूँ। इस लोकेशन पे चले जाते हैं। C के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम जाएंगे विंडोज़ के अंदर हम जाएंगे सिस्टम 32 इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे आपके पास एक फ़ोल्डर होगा ड्राइवर के नाम से। इसके अंदर ये आपके पास ETC और ETC के अंदर ETC ये जो होस्ट फाइल है ये आपके पास शो हो रही है। सो इसको आपने यहाँ पे ये आपको एडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, आप इसको पावरशेल के थ्रू ओपन कर सकते हैं या किसी और लोकेशन पे इस फाइल को कॉपी करें, उसके अंदर एंट्रीज करें, आपके जो IPA सर्वर है उसकी IP को मेंशन कर दें। जैसे हमने ETC होस्ट के अंदर लिनक्स में एंट्री की थी हमने ETC होस्ट फाइल के अंदर, तो सेम एंट्री आपने इसके अंदर भी कर लेनी है। ये 172.16.0.102 तो इसके अंदर आपकी एंट्री होनी चाहिए। नहीं तो जब भी आप अपने ब्राउज़र पे आप IPA सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, उसके वेब UI को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एरर देगा, क्योंकि विंडोज़ में जब भी आपने IPA सर्वर को एक्सेस करना होता है तो वो नेम टू IP डोमेन नेम रेजोल्यूशन वो करता है, IP टू नेम रेजोल्यूशन करता है और उसके बाद आपके GUI को ओपन करता है। तो उसके लिए आप या तो आप यहाँ पे आपके पास लोकली DNS कन्फिगर है तो आप अपने विंडोज़ की सेटिंग में जो आपकी होस्ट मशीन है उसकी सेटिंग में DNS की अपने DNS सर्वर की IP को एंटर कर लें, या फिर ETC के अंदर ये जो होस्ट फाइल है इसको आप यहाँ पे IP को मेंशन कर लें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पावरशेल को आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। मेरे पास पावरशेल ओपन हो चुका है। सो नोटपैड को साथ आप अपने ETC होस्ट के अंदर जो फाइल है इसको ओपन करेंगे, आपके पास फ़ाइल ओपन हो जाएगी। इस फाइल के अंदर आपने एंट्री करनी है। यहाँ पे जैसे मैंने ये एंट्री की हुई है 172.16.0.102 एंट्री करेंगे। उसके बाद यहाँ से फ़ाइल को सेव करेंगे तो सेम लोकेशन पे आपकी ये जो लोकेशन है PC के अंदर विंडोज़ सिस्टम 32 ड्राइवर्स ETC और ETC के अंदर होस्ट फाइल है, जो इस लोकेशन पे आपकी ये जो फाइल है ये सेव हो जाएगी। अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू नहीं करते तो जो सेकंड स्टेप ये है कि आप इसको किसी और लोकेशन पे कॉपी कर लें, वहाँ पे कॉपी करने के बाद फाइल के अंदर चेंजिंग करें और उसको वहाँ से वापस सेम इस लोकेशन पे यानी कि
विंडोज़ सिस्टम 32 ड्राइवर ETC होस्ट के अंदर वापस कॉपी करना है। नॉर्मली ये आपको विंडोज़ अलाउ नहीं करता कि सेम इस लोकेशन पे, ये जो आपकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है होस्ट फाइल की, इस लोकेशन के अंदर आपको वो एडिट करना नहीं देगा। एडिट होगी फाइल, लेकिन आपकी फ़ाइल सेटिंग्स जो हैं वो सेव नहीं होंगी। सो अब यहाँ पे मैं एक्सेस करता हूँ अपनी IPA सर्वर को। ये मेरी विंडोज़ की जो होस्ट मशीन है, होस्ट जो मेरी विंडोज़ है, मेरी बेस मशीन है जो, उस पर मैंने एक्सेस करना है https:// और यहाँ पे आप नेम भी प्रोवाइड कर सकते हैं, IP भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे IP प्रोवाइड करें तो ऑटोमेटिकली इसको नेम में रिजॉल्व कर लेगा, क्योंकि हमने होस्ट फाइल के अंदर एंट्री की हुई है। तो जैसे एंट्री करेंगे, एडवांस पे क्लिक करें, कंटिन्यू करें, यूज़र नेम, इसको मैं अगर क्लोज़ कर देता हूँ तो ये यहाँ पे मेरे पास यूज़र नेम आ जाएगा। उस विंडो को क्लोज़ कर दें। एडमिन, यहाँ पे हमने एडमिन का जो पासवर्ड रखा था ड्यूरिंग इंस्टॉलर स्क्रिप्ट इंटर करेंगे, और उसके बाद आपका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे आपकी जो होस्ट मशीन है, या जिसको आप बेस मशीन कह सकते हैं, उस पर ओपन हो जाएगा। बेस मशीन मीन्स कि मेरा जो इन्वायरमेंट है, लैब इन्वायरमेंट है, मेरे पास सिस्टम पे विंडोज़ इंस्टॉल है, और विंडोज़ पे मैंने VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल किया, और उस पे मैंने अपनी वर्चुअल मशीन डिप्लॉय की हुई है CentOS बेस। सो मैंने CentOS पे अपने IPA सर्वर एंड क्लाइंट को कॉन्फ़िगर किया था। उस मशीन को आप ग्राफिकली वेब UI के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं अपनी मशीन पे, वो भी हमने देख लिया। अगर आपने बेस मशीन पे एक्सेस करना है, लाइक आपने अपनी विंडोज़ मशीन पे एक्सेस करना है, तो विंडोज़ की जो, या तो आपके पास DNS सर्वर लोकली कॉन्फ़िगर होना चाहिए, अगर कॉन्फ़िगर नहीं है तो जो उसकी होस्ट फाइल है उसके अंदर एंट्री कर लें। होस्ट फाइल की एंट्री के लिए मैंने प्रोसेस, जो स्टेप थे, जो गाइडलाइन थी, वो मैंने आपको बता दी कि नोटपैड को आप नोटपैड के साथ ओपन करेंगे ETC होस्ट फाइल को थ्रू PowerShell, बाय ओपनिंग PowerShell विद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस, और उसके बाद आपने उसके अंदर IP एंड नेम अपने IPA सर्वर का मेंशन करना है, वो आपके पास वहाँ पे। उसके बाद सेटिंग को सेव करेंगे, और उसके बाद ब्राउज़र में आप जैसे IP लिखें या नेम लिखें, वो आपके सर्वर को IPA सर्वर को जो ग्राफिकल इंटरफेस है उसको ओपन कर देगा। लास्ट टाइम हमने जब अपनी वर्चुअल मशीन पे यहाँ पे देखा था, तो यहाँ पे हमारे पास दो ही जो होस्ट थे वो शो हो रहे थे, एक हमारा IPA सर्वर और दूसरा हमारा IPA क्लाइंट। ये देखें यहाँ पे जो होस्ट थे हमारे पास, यहाँ पे अगर मैं होस्ट की बात करूँ तो होस्ट के सेक्शन में हमारे पास प्रीवियसली यहाँ पे दो शो हो रहे थे, एक IPA क्लाइंट एंड IPA सर्वर, क्योंकि इस क्लाइंट को हमने ज्वाइन करवाया हुआ है अपने IPA सर्वर को। अभी अगर मैं यहाँ पे होस्ट के सेक्शन पे जाऊँ तो मेरे पास देखें ये जो IPA सर्वर है ना, IPA क्लाइंट है, यहाँ पे मेरे पास दोनों शो भी हो रहे हैं। यूज़र को एक्सेस आप थ्रू कमांड लाइन भी कर सकते हैं। यहाँ से ग्राफिकली आपने यूज़र को एक्सेस प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए आप सूडो रूल्स यहाँ पे क्रिएट करके यूज़र को एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने इस यूज़र को लॉगिन किया था इस मशीन पे, और यहाँ पे जैसे ही उसने उसने सूडो करने की कोशिश की थी, सुपर प्रिविलेजेस लेने की कोशिश की थी, तो उसने कहा था कि ये एक्शन अलाउड नहीं है, क्योंकि वो सूडो फाइल के अंदर नहीं है। तो उसके लिए आपने एंट्री करनी होती है, सूडो रूल्स डिफ़ाइन करने होते हैं, IPA के सूडो रूल डिफ़ाइन करने होते हैं। करंटली मैं लॉगिन हूँ IPA यूज़र से, ID करके आपको दिखा देता हूँ। IPA यूज़र से लॉगिन हूँ, और यूज़र हमारा क्या कर सकता है, अटैच करके कोई टेस्ट फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्रिएट कर सकता है या नहीं, ये इसकी डिफ़ॉल्ट परमिशन है। LS करेंगे तो उसने वो फाइल बना दी। LS-LTR करें आप, तो यहाँ पे देखें इसका IPA यूज़र जो है वो ऑनर भी है और ग्रुप ऑनर भी है। सो अगर आप ये चाहते हैं कि इस यूज़र को कुछ स्पेशल परमिशन देनी है किसी स्पेशल सिस्टम पे, तो फिर उसके लिए आपने सूडो और रूल्स डिफ़ाइन करने होते हैं। अब सूडो रूल्स बेसिकली IPA सूडो रूल्स क्या होते हैं, वो ये डिफ़ाइन करते हैं कि कौन सा यूज़र
फ्री आईपीए सूडो रूल ऑलवेज हैज़ 4 कंपोनेंट्स। जो सूडो रूल्स हैं उसके 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला तो ये है कि हु कैन रन सूडो, आपका सिंगल यूज़र सूडो हो सकता है, आपका पूरा ग्रुप सूडो हो सकता है। उसके बाद जो सेकंड इसका पार्ट है, सेकंड रूल का जो कंपोनेंट है वो है, एक तो ये हो गया कि कौन से यूज़र को या कौन से ग्रुप को आपने एक्सेस देनी है। दूसरा रूल होगा वेयर दे कैन रन सूडो, वो प्रिविलेजेस या जो आपने उसको परमिशन असाइन करनी है कौन से सिस्टम के लिए असाइन करनी है। अगर मैं इसको यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो करवाऊँ, सूडो रूल्स का जो पहला कंपोनेंट है वो है सूडो रूल्स आपने देने किसको हैं, प्रिविलेजेस आपने असाइन किसको करनी है, यूज़र को करनी है, सिंगल यूज़र को, या एक ग्रुप को करनी है। तो उसके लिए आप जो स्विच यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं किसका, -, यूज़र कैट इज इक्वल टू ऑल। ये हम जब रूल बनाएंगे उसको देखते हैं। जो दूसरा रूल है कि आप कौन से सिस्टम पे यूज़र को एक्सेस देना चाहते हैं, किसी एक सिंगल सिस्टम पे देना चाहते हैं या सारे सिस्टम पे, सारे होस्ट पे आपने सारे क्लाइंट, सारे जितने भी आपके जो सिस्टम है होस्ट हैं उस पर एक्सेस देना चाहते हैं, तो वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। थर्ड आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो कमांड्स कौन कौन सी रन कर सकता है, सारी कमांड रन कर सकता है या कुछ स्पेसिफिक कमांड। ये अगर देखा जाए तो सिमिलर है बिल्कुल, जैसे ही आप जो सूडोर्स रोल क्रिएट करते हैं etc सूडोर फाइल के अंदर, तो वैसे ही ये प्रिविलेजेस हैं। आपका यूज़र कौन सा यूज़र को परमिशन देनी है या ग्रुप को परमिशन देनी है, कौन से सिस्टम के लिए परमिशन देनी है, एक सिस्टम पे देनी है, सारे सिस्टम पे देनी है, स्पेसिफिक सिस्टम पे आपने परमिशन अलाउ करनी है, और कौन सी कमांड को यूज़र चला सकता है, एक कमांड चला सकता है, 2 चला सकता है, या सारी कमांड को सिस्टम पे रन कर सकता है। और फोर्थ उसका कंपोनेंट है कि एज विच यूज़र दे कैन रन द कमांड। अब वो उन्होंने जो कमांड रन करनी है, आपने एक यूज़र को एक्सेस दी, एक ग्रुप को एक्सेस दी, आपने उस यूज़र को किसी एक सिस्टम पे एक्सेस दी या किसी सारे सिस्टम पे एक्सेस दी, सब होस्ट पे जितने भी होस्ट हैं सब पे एक्सेस दी। उसके बाद आपने स्पेसिफिक कमांड्स रन करना उसे अलाउ किया या सारी कमांड्स उसको रन करना अलाउ किया, जो थर्ड ऑप्शन है। और उसके बाद वो जो कमांड्स वो रन करेगा तो वो एज ए कौन सा यूज़र वो रन करेगा, एज ए रूट यूज़र रन करेगा या कोई और जो किसी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र है उसकी प्रिविलेजेस आपने उसको असाइन करनी है। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे सूडो रूल के। सूडो रूल को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, अगर आपने एक यूज़र को एक्सेस प्रोवाइड करनी है, सपोज़ कि मेरे पास ये जो IPA1 यूज़र है, इसको मैंने जितने भी होस्ट हैं सुपर प्रिविलेजेस या इसको मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस देनी है, तो रूल में कैसे क्रिएट कर सकता हूँ इसके लिए, उसके लिए कमांड होती है। आप ग्राफिकली भी कर सकते हैं वहाँ से, और यहाँ से भी आपका कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। IPA सूडो रूल -ऐड, उसके बाद आप कमांड चलाएंगे होस्ट कैट इज इक्वल टू ऑल। होस्ट कैट का मतलब है कि सारे होस्ट पे जितने भी हैं सारे होस्ट कैट इज इक्वल टू ऑल। इसको हम लिख देते हैं इज इक्वल टू ऑल यूज़र कैट। अब सारे यूज़र को आपने परमिशन देनी है तो उसको यूज़र कैट इज इक्वल टू कर लेंगे ऑल -cmd कैट। सारी कमांड्स वो चला सकता है तो उसके लिए आप करेंगे ऑल, और उसके बाद रूल का नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ रूल 1, या यहाँ पे मेंशन कर लें एडमिन रूल, सुपर रूल के नाम से हम इसको मेंशन कर लेते हैं क्योंकि हम सुपर प्रिविलेजेस दे रहे हैं। सुपर रूल के नाम से मैं मेंशन कर देता हूँ सुपर रूल। सबसे पहले आपने IPA सूडो रूल ऐड -होस्ट कैट फॉर ऑल होस्ट,
स्पेसिफिक होस्ट पे मेंशन करना है तो ऑल की जगह यहाँ पे मेंशन करेंगे आप उस होस्ट का नाम -- यूज़र कैट। अगर कोई एक स्पेसिफिक यूज़र है उसको यूज़र का नाम मेंशन करेंगे। CMD कैट आपने करना है तो एक स्पेसिफिक कमांड आपने मेंशन करनी है तो वो कमांड आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद रूल का नाम इंटर करेंगे तो ये देखेंगे एक रूल हमारा सुपर रूल के नाम से क्रिएट हो चुका है। अब इस रूल को अप्लाई करना है हमने कौन से, जो ये तो हमारा वो पोर्शन था, ये जो सेक्शन देखें, हु कैन रन द सूडो एंड वेयर दे कैन रन, व्हाट कमांड दे कैन रन। ये तीन जो ऑप्शन थे हमने क्लियर कर लिए हैं। तीन जो जो हमारे 3 कंपोनेंट्स थे सूडो रूल के वो हमने कवर किए हैं। हमने होस्ट अलाउ कर दिए हैं, हमने यूज़र अलाउ कर दिए हैं, हमने कमांड्स अलाउ कर दिए हैं। और अब हमने अलाउ करना है कि कौन एज विच यूज़र दे कैन रन द कमांड, कि कौन से यूज़र के तौर पे उन्होंने वो कमांड्स रन करनी है। तो उसके लिए वो यूज़र मेंशन करेंगे कि ये कमांड्स, ये जो रूल है एज दिस यूज़र वो रन कर सकता है, जिस पे भी ये रूल अप्लाई होगा। IPA सूडो रूल, ये डबल टैप करेंगे तो वैसे भी आपके पास सारी कमांड्स आ जाएंगी। ऐड, उसके बाद रन एज यूज़र की कमांड, आप रन एज यूज़र, एज ए विच यूज़र आप ये सारा एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पे -- यूज़र इज इक्वल टू एज ए रूट, अगर आप रन करवाना चाह रहे हैं तो एज ए रूट आप रन करेंगे। और उसके बाद रूल का जो नेम है इंटर करेंगे तो वो आपके पास रूल में वो परमिशंस ऐड हो गई हैं। रन एज एक्सटर्नल यूज़र कौन सा है, ऐड, रूल इनेबल हो चुका है। कैटेगरी उसकी आल है, यानी कि सारे सिस्टम पे सारे होस्ट सारे यूज़र को सारे ही कमांड तो चला सकता है। और एज ए रूट यूज़र आपने एक रूट यूज़र क्रिएट कर लिए, एक रूल बना लिए कि ये रूल जिस भी यूज़र पे अप्लाई होगा। करंटली तो हमने सारे यूज़र के लिए अप्लाई किए तो सारे यूज़र एज ए एडमिन यूज़र होंगे। भाई इसको अवॉइड करना चाहिए आपने, स्पेसिफिक प्रिविलेजेस एज पर रिक्वायरमेंट या एज पर JDs ऑफ यूज़र आपने अलाउ करवानी होती हैं। लेकिन रूल क्रिएट करना हमने सीखना था कि रूल के कंपोनेंट कौन से होते हैं और उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने रूल को देखना है, रूल देखना है आपने कि आपके पास रूल कौन कौन से हैं, तो उसके लिए कमांड होगी IPA सूडो रूल। देखने के लिए शो की कमांड यूज़ होगी आपके पास। और अगर आपने सारे रूल्स देखने हैं, जितने भी आपके पास रूल हैं सारे आपने भी देखने हैं, तो उसके लिए आप कमांड चलाएंगे सूडो रूल शो। और उस रूल का नेम आप मेंशन करेंगे। मेरे पास जो रूल है एक ही रूल है, सुपर रूल। और इसके बाद आप मेंशन करेंगे -- ऑल। तो बता रहा है कि ये एक रूल है मेरे पास, उसका ये है, जितनी भी उसकी आगे जो सेटिंग्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, यूज़र, होस्ट, कमांड्स, रन एज, उसके बाद उस रूल की एक ID है और ऑब्जेक्ट क्लास IPA क्लास, वो सारी उसकी बता रहा है यहाँ पे। सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि यूज़र जैसे ही हमने इसको सुपर यूज़र, इसने प्रिविलेजेस गेन करने की कोशिश की थी, यानी कि सुपर यूज़र बनने की कोशिश की थी। सूडो SU अगर ये करें तो यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है। Super user run on sudo on my IPA. This incident will be reported. इस पे आपने यूज़र अभी ऐड करना है, अलाउ करवाना है, इस यूज़र को अलाउ करवाना है। तो उसके लिए हम कमांड देख लेते हैं। आप ग्राफिकली भी इसको अलाउ करवा सकते हैं। मैं अगर ग्राफिकली आपको लेके जाऊँ, यहाँ पे यूज़र पे जाऊँ, यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, होस्ट, सर्विसेज, ग्रुप्स, पॉलिसीज़ पे अगर आप जाएं तो ऐड, यहाँ पे आप रोल नेम देंगे सुपर आई बिलीव कि मेरा नाम सुपर रोल। डिस्क्रिप्शन यूज़र, स्पेसिफिक यूज़र एंड ग्रुप्स, यूज़र को मेंशन करेंगे,
ऐसे एक्सेसिंग सिस्टम होस्ट, एनी होस्ट पे कर लेते हैं। उसके बाद आपने सर्विसेज, हमारी एनी सर्विसेज हैं। अगर यहाँ पे यूज़र की बात की जाए तो यूज़र को देख लेते हैं कि हमारा यूज़र यहाँ पे होस्ट कैटेगरी में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप होस्ट मेंशन कर सकते हैं। सर्विसेज की कैटेगरी में आपने सर्विसेज मेंशन करनी है। यूज़र की कैटेगरी में स्पेसिफिक यूज़र एंड ग्रुप्स को आपने अलाउ करना है तो उसको अलाउ कर सकते हैं। यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे, कौन से यूज़र को अलाउ करना है, एडमिन को। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे जाएंगे, आईपी यूज़र ऐड, इस पे यूज़र हो चुका है ऐड। अभी हम पॉलिसीज़ पे देख लेते हैं, सेव करेंगे तो ये रूल हमारा सेव हो चुका है। अभी अगर टर्मिनल पे हम sudo su करने की कोशिश करें तो ये देखें हमारा रूल जो था वो हमने अप्लाई किया ग्राफिकली sudo यूज़र आईपी यूज़र 1 पे। और लास्ट टाइम अगर यहाँ पे देखें उसने सुपर यूज़र डू की जो कमांड चलाई थी वो कह रहा था कि आईपी यूज़र इज़ नॉट अलाउड टू रन sudo ऑन माई आईपी। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, ग्राफिकली जाके मैंने उस रूल को ऐड किया, उस अप्लाई किया उस यूज़र के लिए, स्पेसिफिक यूज़र के लिए। और उसके बाद जैसे ही मैंने सुपर यूज़र डू स्विच यूज़र की कमांड चलाई तो ये आपका सुपर यूज़र बन गया। अगर यहाँ पे आप आईडी करें तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि एज ए रूट ये लागे हुए हमारा यूज़र 1 के पास रूट प्रिविलेज नहीं। ये साइन जो ऐश का है ये भी आपको आई होप कि आप जो लाइनक्स की जो फंडामेंटल है उनके साथ फेमिलियर हैं। ये जो साइन डॉलर साइन है ये नॉर्मल यूज़र का साइन होता है, जबकि ये जो हैश वाला साइन है ये सुपर यूज़र का साइन होता है। तो ये एक्चुअली इक्वल है आपका, अगर आप sudoers फाइल की बात करें तो ये इक्वल है IPA यूज़र 1। जो हम sudoers फाइल बनाते हैं ना, ऑल इक्वल टू ऑल एन, ये इन प्रिविलेजेस के इक्वल है। नॉर्मली इसको अवॉइड किया जाता है, अवॉइड करना भी चाहिए, क्योंकि सुपर प्रिविलेजेस आप यूज़र को, एक ही यूज़र को सारी प्रिविलेजेस नहीं दे सकते। एज़ पर जेडीज या एज़ पर जो यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने उसको परमिशंस अलाउ करनी होती हैं। सो ये था कि हमारे रूल्स क्या होते हैं, सुपर हम रूल्स को कैसे ऐड कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर किसी स्पेसिफिक यूज़र को अलाउ करवाना है तो उसके लिए फिर डिफरेंट कमांड हैं। वो जो सुपर यूज़र या रूल्स ऐड हैं, फ्री आईपीए के जो sudo रूल्स हैं उसका जो डॉक्यूमेंट है वो भी मेरी गिटहब की रिपोजिटरी पे मौजूद है। मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप 1 बाय 1 सबको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप रूल को ऐड कैसे कर सकते हैं, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, रूल डिलीट कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उस डॉक्यूमेंट में डिटेल के साथ मेंशन है। आप उनको 1 बाय 1 प्रैक्टिस कर सकते हैं। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लिंक्डइन प्रोफाइल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।